PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, RPG, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की और उसी क्रम में हम आगे आज इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें अपन चर्चा कर रहे थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर कि क्या कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इसमें अपन ने उपनिवेशों में इंग्लैंड सरकार का नगण्य हस्तक्षेप और उपनिवेशों के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसके बारे में, और उपनिवेश के प्रति इंग्लैंड का जो प्रेम का अभाव था और बौद्धिक चेतना, इन बिंदुओं पर अपन ने चर्चा कर चुके। आज हम करेंगे उपनिवेश वासियों में स्वतंत्रता प्रेम। आप्रवासी इंग्लैंड के नागरिकों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से अधिक प्रसार था। इससे स्पष्ट झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र जो 1618 ईस्वी का था उसमें देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि बसने वाले सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार और रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त होते। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो उपनिवेश में बसे हुए लोग थे उन सब में अपने अधिकारों के प्रति और समानता के प्रति इसको लेकर के उनमें एक राय थी कि हम सब समान है, सभी को मताधिकार मिलेगा, सभी को रियायतें जो भी मिलती आ रही है वो मिलेगी, और हम सब उसी तरह, यानी जैसे कोई व्यक्ति इंग्लैंड में जन्म लेकर के उसको जो अधिकार प्राप्त होते वो सब यहाँ जन्म लेकर यहाँ बसने वाले लोग हैं उन सबको प्राप्त होंगे। तो यानी एक तरह से वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो दूसरों के अधीन या किसी को दबाना इस प्रकार की नीति में उनका विश्वास नहीं था। अगला टॉपिक है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था उपनिवेशों की। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे, से गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और विधायक सदन असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति तो सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी, वही उनको नियुक्त करता था, लेकिन कानून निर्माण, कर लगाने का अधिकार आप्रवासियों द्वारा चुने हुए विधायक सदन के हाथ में था। ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत कठिन काम था। विधायक सदनों की ये इच्छा कि कार्यकारिणी पर उनका नियंत्रण स्थापित हो, इस अधिकार को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायक सदन अक्सर गवर्नरों और जजों के वेतन की धनराशि मांग को अस्वीकार कर देते या इस प्रकार की कोई अन्य जो भी उनकी डिमांड होती थी वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि इनमें जो एक सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका हमेशा ये एक उद्देश्य रहता था कि वो क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की जनता को हम लाभ पहुंचाएं, और जबकि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी थी वो जनता से उनका कोई इस प्रकार का संपर्क नहीं था, उनका कोई उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो थे इंग्लैंड सरकार के प्रति। तो इसीलिए उनका कार्य करने का एक अलग दृष्टिकोण था और जो विधायक सदन थे उनके व्यक्तियों को कार्य करने का एक अलग तरीका था।
तो आपस में उनमें सामंजस्य नहीं था और इसकी वजह से अधिकतर काम अटक जाते थे या फिर कुछ जो काम प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते थे वो गवर्नर के द्वारा उनकी स्वीकृति नहीं मिलती थी। तो इस तरह से जो एक शासन व्यवस्था थी वहाँ उपनिवेशों की, वो शासन व्यवस्था ठीक नहीं थी। अगला कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था। प्रसा के साथ इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रिया के साथ रूस और फ्रांस ने दिया। उपनिवेशों में यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान अमेरिकियों ने अंग्रेजी सेना को कोई विशेष सहायता नहीं दी। इतना ही नहीं, कई बार तो अंग्रेजी सेना के लिए आई हुई रसद सामग्री को भी लूटकर चोरी छुपे फ्रांस की सेना को बेच दिया। युद्ध काल में उपनिवेशों को कुछ उद्योग धंधे भी विकसित करने का अवसर मिल गया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया और अमेरिका के उत्तरी से फ्रांसीसी खतरा कम हो गया और अमेरिकी उपनिवेशवादियों को कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था और वो इन्हीं अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। अब इन बस्तियों ने अनुभव किया कि इंग्लैंड के साथ बंधे रहने से कोई लाभ नहीं है। अतः सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बस्तियों के रुख एकदम परिवर्तन आ गया और वह इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करना शुरू कर दी। यानी अब तक जो एक उपनिवेशों पर एक दबाव था कि कहीं फ्रांस उन पर अधिकार नहीं कर ले, या फिर दूसरा ये भी था कि उनके अधीन रहने से उनको लाभ भी मिल रहा था। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध में कनाडा पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया तो अब उनके लिए इस प्रकार का जो भय था वो भय भी समाप्त हो गया और उन्होंने अब इनके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता इतनी अपने आप में नहीं रही। दूसरा जो ये काल था युद्ध का, इसी काल के दौरान इन्होंने कई चीज़ों में आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली, अपने उद्योग धंधे भी लगने शुरू हो गए। तो अब जो अमेरिका वासी थे, उपनिवेशवासी थे, वो इंग्लैंड के ऊपर उस रूप पर आश्रित नहीं रहे और उनका अब दृष्टिकोण उस रूप में बदल गया। अगला कारण है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड उपनिवेशों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना चाहता था। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों से व्यापार संबंधी ऐसे कानून पास किए थे जिससे इंग्लैंड को लाभ पहुंचता, और इन कानूनों को हम जैसे 3 समूह में बांटते हैं। पहला है नौ संचालन कानून, नेविगेशन एक्ट, जो 1651 ईस्वी में लागू हुआ था। 1651 ईस्वी का नौ संचालन कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाजों के माध्यम से ही हो सकता था। नौ संचालन कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि सभी प्रकार के कच्चे माल को जिसकी इंग्लैंड की आवश्यकता होती, बिना इंग्लैंड के बंदरगाह के लाए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता, जिससे इंग्लैंड के व्यापार को अत्यधिक लाभ मिलता और उसका दलाली भी मिलती उसको। इंग्लैंड ने अपने व्यापार हितों के लिए 1663 ईस्वी में एक अन्य
नौ परिवहन कानून के द्वारा ये व्यवस्था कर दी कि यूरोप से अमेरिका उपनिवेशों में निर्यात किए जाने वाले माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाया जाएगा, और ये कानून उपनिवेशवासियों के लिए अन्यायपूर्ण थे। यानी जो नेविगेशन एक्ट था वो पूर्णतः इंग्लैंड ने अपने हितों को ध्यान में रखकर और अपने हिसाब से बनाया गया था, और वो उपनिवेशों पर लागू कर दिया, जबकि वो उपनिवेशों के लिए बहुत ही गलत था। क्योंकि कोई भी माल निर्यात करोगे तो पहले आप उसको इंग्लैंड भेजोगे, फिर इंग्लैंड से दूसरी जगह जाएगा, तो उसमें उसका किराया, भाड़ा और कर वो सब बढ़ जाएंगे, तो वो उससे उसका निर्यात पर असर पड़ेगा। और दूसरा, केवल इन्हीं जहाज़ों में आपको माल को ले जाना है, या तो स्वयं के या इंग्लैंड के, तो ये भी एक तरह की जो बंदिश थी वो उपनिवेशवासियों के लिए ठीक नहीं थी, तो अतः इसका विरोध होना स्वाभाविक था। दूसरा जो अधिनियम था, व्यापारिक अधिनियम, इस नियम के अनुसार अमेरिका उपनिवेशों में उत्पादित वस्तु जैसे चावल है, तंबाकू, लोहा, लकड़ी और कच्चा चमड़ा और नौसैनिक सामान, इनका निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाना था। इन नियमों से काफ़ी असंतोष फैल गया, क्योंकि डच और फ्रांसीसी उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को तैयार होते हुए भी उपनिवेशवासी उनको नहीं बेच सकते। यानी एक तरह से उनके जो विदेशी व्यापार था उस पर उन्होंने नियंत्रण लगा दिया कि ये माल आप इन्हीं को बेचोगे, चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा माल और नौसैनिक सामान केवल इंग्लैंड को ही दोगे, जबकि वही सामान दूसरे देश है वो इनसे ज़्यादा दर देने को तैयार थे, तो फिर भी आप उनको नहीं बेच सकते। तो इस तरह से जो व्यापारिक कानून थे वो भी इनके खिलाफ ही थे, और उनका विरोध होना स्वाभाविक था। तीसरा है औद्योगिक अधिनियम। इसके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1689 का पार्लियामेंट में एक अधिनियम के द्वारा अमेरिका से ऊनी माल का निर्यात पूर्णतः बंद कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका लोहे के कारखाने स्थापित करने की मना कर दी। यद्यपि उक्त सभी कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, फिर भी इस कानूनों का जोरदार विरोध नहीं हुआ, क्योंकि इनको कभी सख्ती से इनकी पालना की नहीं गई थी। और जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इन नियमों को सख्ती से पालन किया जाने का जब आदेश हुआ, तो तब इनका विरोध प्रबल हुआ और उपनिवेशवासियों ने इन सब का जोरदार विरोध किया, और एक तरह से पूरे उपनिवेशों में इंग्लैंड के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे। तो हम कह सकते हैं कि जो उपनिवेशों के प्रति जो इंग्लैंड की नीति थी वो एक पक्षीय नीति थी, भेदभावपूर्ण नीति थी, और उस नीति का जो ज़्यादा लाभ है वो इंग्लैंड वासियों को मिल रहा था, उपनिवेशों के हितों का इससे नुकसान हो रहा था। इस वजह से उपनिवेश वासियों ने जो उनका एक तरह से आर्थिक जो शोषण किया जा रहा था इस नीति के तहत, उसका विरोध करना शुरू कर दिया।